हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय का विचार। सामाजिक न्याय का जो विचार है, इसके लिए दुनिया में बहुत से लोगों ने, बहुत से विचारकों ने और समाज सुधारकों ने अपने प्रयास किए हैं समाज में इस विचार को लागू करने के लिए। इस दिशा में गांधी का भी अपना योगदान है, अंबेडकर का भी है। तो किसी ने साहित्य के जरिए, किसी ने चिंतन के जरिए, किसी ने एक सुधारक के जरिए, सोशल रिफॉर्मर के जरिए अलग अलग तरह से सामाजिक न्याय के विचार को आगे बढ़ाया है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय के विचार को काफ़ी मजबूती दी है और भारत में उसका क्रियान्वयन भी हुआ है। संविधान में भी उसको जगह मिली है, प्रस्तावना से लेकर और भीतर भी अलग अलग जगहों पर ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो सामाजिक न्याय के विचार को मजबूत करते हैं। तो जब भी हम अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय पर बात कर रहे हैं, हालांकि मैं ये जी लगा रहा हूँ, ये अगर मैं कहीं नहीं भी लगाऊं तो उस पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम राजनीतिक चिंतन में किसी विचारक को पढ़ते हैं तो हम निरपेक्ष होकर पढ़ते हैं। जब अध्ययनकर्ता किसी भी विचारक को पढ़ता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो किसी से अनुराग ना रखे, बल्कि उसने जो कंटेंट दिया है उसकी स्पष्ट व्याख्या करे, वस्तुनिष्ठ व्याख्या करे। तो अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय का विचार दिया है, आमतौर पे तो सामाजिक न्याय के विचार से आप समाज में न्याय कैसे स्थापित हो इसी को समझेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय का जो विचार है वो वृहद विचार है। उसमें राजनीतिक न्याय या राजनीतिक क्षेत्र में जो उन्होंने सुधार बताए हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने जो सुधार बताए हैं उसमें भी वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, तो अंबेडकर जी ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का विरोध किया है और कहा है कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, क्योंकि वो एक तबके को एक खास तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और हम उसे किसी खास तरह का काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये ईश्वर की जो रचना है उसके भी विरुद्ध है। विचारक, इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग समुदाय में, धर्म में पैदा होते रहे हैं। तो ये मानता है कि जाति आधारित जो भेदभाव है वो गलत है और इससे समाज पीछे जाता है। अगर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है तो हमें जाति आधारित भेदभाव से आगे जाना होगा, और जाति को वो बिल्कुल गलत मानते थे और जाति का वो उन्मूलन चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रास्ता बताया कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन कैसे हो। तो एक रास्ता उन्होंने बताया अंतर्जातीय विवाह का, तो उससे ज़्यादा समाज ऑर्गेनिक होगा, संगठित होगा। दूसरा उनका जो सुधार है, वे मानते थे कि जो महिला शिक्षा है या महिलाओं का जो उत्थान होना चाहिए, शिक्षा पे तो अलग से हम बात कर रहे हैं, महिलाओं का उत्थान पर उनका विशेष फोकस था, क्योंकि महिलाएं काफ़ी मुश्किल हालात में हैं। उस समय तो और भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में थी, भेदभाव होता था। इसीलिए वो जब कानून मंत्री बने अंतरिम सरकार में, तो उन्होंने हिंदू कोड ऑफ बिल लेके आए थे जो महिला अधिकार का दस्तावेज़ था। बाद में उस समय वो पास नहीं हुआ और उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, और फिर उनका देहांत भी हो गया था। दोबारा जो लोकसभा, पहली जो लोकसभा निर्वाचित हुई तो उसमें वो चुनकर नहीं आए। 56 में उनका निधन भी हो गया था। और लेकिन उस समय जो बिल आया
और कानून बना, जैसे ये स्पेशल मैरिज एक्ट है या उत्तराधिकार का अधिनियम है या हिंदू विवाह अधिनियम है, ये उसी के अलग अलग भाग थे। हिंदू कोड ऑफ बिल इन सबको समाहित करता था। कुल मिला के इनमें जैसे तलाक का अधिकार है, भरण पोषण का अधिकार है महिलाओं के लिए, जो पिता की संपत्ति में अधिकार है, तो या जो संतति ग्रहण करने का जो अधिकार है, वो सब उसमें दिए गए हैं। तो यहाँ वो दिखते हैं कि वो महिला अधिकार के लिए कितने सजग हैं। फिर उन्होंने शिक्षा पर बहुत बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बहुत सशक्त माध्यम है, और उनका एक कथन है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसे पीता है वो दहाड़ता है। और आप देखो कि अगर अंबेडकर सामाजिक न्याय की लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ पाए हैं तो इसीलिए लड़ पाए हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन थी। और इसके एक उदाहरण मैंने अभी बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान देखा, हो सकता आपने भी वो वीडियो यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखा होगा। तो एक एंकर पूछ रहा था, तो एक व्यक्ति से वो अलग अलग लोगों से पूछ रहा था, आपको क्या चाहिए, क्या मतलब बदलाव चाहते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमें शिक्षा चाहिए, अगर शिक्षा हमें मिल गई तो फिर और चीज़ तो हम सरकार से छीन लेंगे। तो वही बात वो ऐसा लग रहा था जैसे अंबेडकर की जो थ्योरी है वो ज़मीन पर उतर रही है। तो शिक्षा पर उन्होंने बल खास तौर पे दिया, क्योंकि वो व्यक्ति को भाग्यवादिता से दूर ले जाती है, अपने अधिकारों के प्रति सजग करती है और उनके लिए लड़ने की ताकत देती है। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी उन्होंने बल दिया है, और वो सब के लिए हो वो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा तो परंपरागत समाज में भी रही है लेकिन, और औपनिवेशिक शासन में भी रही है, लेकिन जो शिक्षा की जो भी प्रणाली औपनिवेशिक शासन में रही हो या फिर परंपरागत भारतीय समाज में, तो कहीं ना कहीं उस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध थे। महिलाओं को शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, या समाज की जो पिछड़ी और अछूत कही जातियों को उस अधिकार से वंचित रखा गया, या उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो ये तमाम बातें उनके जो सोशल जस्टिस के विचार से जुड़ी रही हैं। फिर बात आती है कि अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार क्या हैं। तो एक तो हमने बताया है कि अंबेडकर का जो कोई भी चिंतन है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, उनके विचार का अंतिम बिंदु इस बात पर ठहरता है कि समाज में शोषण नहीं होना चाहिए, सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन व्यवस्थाओं के अपना जो एजेंडा सेट कर रहे थे या व्यू दे रहे थे। तो राजनीतिक विचारों में उनका मानना था कि भाई यहाँ सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए, जिसमें महिलाएं को भी एक सबका वोट बराबर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लैंगिकता का हो, क्षेत्र का हो, वोटों का अंतर नहीं होना चाहिए और सबको वोट डालने का अधिकार मिले। फिर उन्होंने कहा कि जो समाज में पिछड़ी जातियां हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने एसटी एससी के लिए रिजर्वेशन की बात कही, जो प्रतिनिधि संस्थाओं में, और आज जैसे विधानसभा और लोकसभा में, बाद में पंचायती राज में भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायती राज संस्थाओं में तो मिल गया है, इस नगरीय निकायों में भी मिल गया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में अभी तक नहीं मिला है। तो ये सब उन्हीं के जो राजनीतिक जो न्याय है उसका हिस्सा है। उन्होंने संसदीय व्यवस्था का समर्थन किया है। उनका मानना है कि ये इसमें बराबर उत्तरदायित्व रहता है, कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती है, और जो व्यवस्थापिका उसके की दिन प्रतिदिन का उत्तरदायित्व तय करती है। फिर उन्होंने एक धर्मनिरपेक्षता की बात की है अंबेडकर जी ने, कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो बनी रहनी चाहिए, और जो भारत के जो सेकुलर करैक्टर है उस पर उन्होंने काफ़ी बल दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत एक बहुल सांस्कृतिक देश है। और जब भी हम धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल ये नहीं है कि सभी धर्मों के लोगों को समान मानना है, बल्कि इसमें जाति आधारित भेदभाव या और दूसरे भी जो प्रभुत्व का जो समाज में कहीं भी विचार आता है तो धर्मनिरपेक्षता का विचार उसका विरोध करता है। चाहे वो लैंगिक आधार पर पुरुषों का स्त्रियों पर प्रतिनिधित्व हो, प्रभुत्व हो, या फिर किसी
अधिक धर्म के लोगों का अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व की बात हो, या एक जाति के लोगों का कम जाति के लोगों के ऊपर प्रभुत्व की बात हो, तो जहाँ भी प्रभुत्व आता है उसका ये विरोध करता है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता पे भी उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। अब बात करते हैं कि उनके आर्थिक विचार क्या थे। आर्थिक विचार उनके गांधी से विरोध में जाते हैं, और आर्थिक विचारों में पहले तो उन्होंने ये कहा है कि वो नगरीकरण और औद्योगिकरण के समर्थक हैं। औद्योगिकरण का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यवसाय पर आधारित जो जाति व्यवस्था में प्रतिबंध है वो टूटते हैं, क्योंकि नगरी जब औद्योगिकरण होगा तो कल कारखाने में तो सभी जाति धर्म सब लोग एक साथ काम करेंगे, और जाति के आधार पर जो काम का सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हो सकता है एक जूता फैक्ट्री हो तो उसमें हरिजन भी काम करेगा, ब्राह्मण भी काम करेगा, जिसको भी रोज़गार की ज़रूरत तो वहाँ जाएगा, सबको समान वेतन मिलेगा, और किसी काम पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। जिसमें योग्यता है जिस काम की वो अपना काम करेगा, जाति के आधार पर हम किसी का काम तय नहीं करेंगे। तो ये औद्योगिकरण है वो इस सोशल जस्टिस के इस विचार के करीब जाता है। फिर शहरीकरण का भी उन्होंने समर्थन किया है। वो इस रूप में किया है कि ग्रामीण जीवन है वो अपने आप में ज़्यादा पुरातनपंथी होते हैं, रूढ़िगत होते हैं, और जो शहरी जीवन है शहरों में काफ़ी जैसे लोगों में नज़दीक वो जाति आधारित भेदभाव उतना नहीं रहता है। अगल बगल में घर मिलता है, ब्राह्मण दलित एक साथ पड़ोसी के तौर पर रहते हैं। ग्रामीण समाजों में आप देखेंगे कि दलितों की एक अलग बस्ती मिलेगी, वाल्मीकि बस्ती, लेकिन शहरों में ऐसी कोई बस्ती आपको नहीं मिलेगी। शहरों में आपको अमीर और गरीबी का अंतर मिलेगा। शहरी जीवन में जो विभेद है वो वर्ग आधारित मिलेगा, यानी कि अमीर लोग हैं उनके पॉश इलाके हैं, गरीब लोग हैं वो स्लम्स में रहेंगे। गाँव में जो विभाजन है वो जाति आधारित मिलेगा, यानी कि एक जाति के लोगों का एक गांव के एक हिस्से में निवास होगा, और दूसरी जो पिछड़ी या जो दलित कही गई जातियां हैं उनका निवास अलग आधार पर होगा। तो गांव में जो सेटलमेंट है निवास का वो जाति पर केंद्रित होता है, और शहरों में है वो अर्थ केंद्रित होता है, यानी कि वर्ग विभाजन होता है। तो उन्होंने नगरीय जीवन को और औद्योगिकरण को मतलब बल दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो नौकरियों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो भी पिछड़ी कही जातियां हैं, एसटी एससी हैं, ओबीसी को भी बाद में दिया गया मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद। तो कहते हैं जब इनको आप रोज़गार देंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, डिसीजन मेकिंग या ब्यूरोक्रेसी में इनका हिस्सा होगा, तो ज़्यादा लोकतांत्रिक देश हो पाएगा, सिस्टम बेहतर तरीके से चल पाएगा। और फिर अंबेडकर जी ने एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात की है, जो हालांकि भारत ने अपने शुरुआत से ही नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। उनका ये मानना है कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसका दायित्व होगा कि वो एक ऐसी व्यवस्था को अपनाए जहां एक ऐसी संस्था हो, जैसे अपने पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है, वो देश के संसाधनों का अध्ययन करे और फिर ये इस बात का भी अध्ययन करे कि प्राथमिकताएं क्या हों, उन पर भी काम करेगा, और फिर उसके बाद उनका वितरण होगा संसाधनों का, और तब जो व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वो न्यायपूर्ण होगी, ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। बाद के वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ या अम्बेडकर जी के ही जो किसी अलग विचार के साथ हम पेश होंगे। धन्यवाद।